मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं ललन टॉप। आमतौर पर आप मुझे सिनेमा से जुड़े वीडियोस में नहीं देखते हैं, लेकिन यहां बात सिर्फ एक वेब सीरीज की नहीं, राजनीति और जुर्म बेस का हिस्सा है। इस सीरीज के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सिरसा के डेरा सच्चा सौदा से अपना साम्राज्य चलाते रहे गुरमीत राम रहीम के कारनामों से मिलती जुलती है। क्या वाकई ऐसा है और क्या रहे हैं राम रहीम के बड़े कांड? जानने के लिए हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट और राम रहीम पर किताब लिखने वाले अनुराग त्रिपाठी और राम रहीम की पूरी जर्नी को बारीकी से समझने वाले जर्नलिस्ट सत्येंद्र चौहान से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में। इस किताब में जो आपने किताब में अपनी बातें लिखी हैं और जो ट्रेलर में दिखाई जा रही शान और शौकत है, तो जो ट्रेलर की शान और शौकत है, जो चीजें ट्रेलर में दिखाई जा रही हैं, क्या कुछ ऐसा था रियल में? और अगर रियल में था तो कितना आसपास था इसके? देखिए रजत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपने शो में बुलाने के लिए हमें। और जो भी मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने इसको बिट्स एंड पीसेस में इसका पार्ट सीरीज देखा, सेकंड पार्ट का ट्रेलर देखा है। एक आप जब नॉन फिक्शन एक फिक्शनल अकाउंट बनाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप यू टेक द सिनेमैटिक लिबर्टीज एंड स्टफ लाइक दैट। और जब आप उसको पर्दे पे, बड़े पर्दे पे फिल्माने की कोशिश करते हो तो अपने प्रॉप्स होते हैं, वो भव्यता दिखाने का जिस तरह से है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो इस सीरीज के अंदर दिखाया जा रहा है एक्चुअली, कि उसकी जो रीच थी, उसकी जो पावर थी, उसमें राम रहीम कहीं से भी, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी राम रहीम कुछ कम था। और जिस तरह की उसकी लाइफस्टाइल थी, जिस जमाने में पहली बार जब मैंने उसको देखा, दैट वाज वे बैक इन 2007, जब हम लोग तहलका के लिए रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करने गए थे, तो शाह सतनाम चौक से हम लोग शाह सतनाम चौक पहुंचे, सब कुछ होटल में चेक इन करके, उसके बाद वहां पहुंचे। और तभी किसी ने हमने कहा कि डेरे का रास्ता किधर जाता है? उसने कहा रुको, वही बाबा की फ्लीट आ रहा है यहाँ पे, यही रोड जाती है। तो दैट टाइम हम लोग ने रियलाइज किया, मैं पुराने इंटरव्यू में भी कई बार ये बात कह चुका हूँ, शहर बसा रखा था उसने कंप्लीट तरीके से। सत्येंद्र को कई बार विजिट किया होगा कि वहां जो दुकानें थी, छोटी दुकानें, बार्बर शॉप हो या कपड़े की दुकानें हो या सेम राशन पानी की दुकानें, कुछ भी हो, उसमें सब धंधा वो सब उसके अंदर था। आपने एक साम्राज्य बनाया हुआ था। और उसका जो कॉन्वॉय चलता था, इट वाज द, मतलब आप यू नेम इट, द काइंड ऑफ जो कार्स होती हैं, ये होती हैं, वो रहती थी। मतलब तो एक उसको देख करके लगता था कि यार ये मेक बिलीव वर्ल्ड में रह रहा है। तो जो सीन में दिखाया जा रहा है, ये बहुत इसके आसपास है, जहां तक एक भव्यता की बात है। सत्येंद्र, आपने लंबे समय तक कवर किया, आप तो शायद बहुत बार सिरसा के डेरे में गए होंगे। अनुराग जिस शान शौकत की बात कर रहे हैं, शहर बसाने की बात कर रहे हैं, आप उस शहर में कई बार गए हैं, तो वहां का माहौल कैसा हुआ करता था? आप थोड़ा उस बारे में हमें बताइए। देखिए रजत, मैं आपको बताऊं, आप दुनिया का सबसे महंगा होटल अपने दिमाग में इमेज सोचिए, इमेजिन करिए। उस होटल की जो फैसिलिटीज होती थी, वो उससे भी ज्यादा फैसिलिटीज आपको डेरे के अंदर मिल जाती थी। अभी आपने एक सवाल किया कि इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, पैसा कैसे कमाते थे। दरअसल मैं आपको बताऊं, आप इनका लोगो देखिए, आप इनका नाम देखिए, गुरमीत राम रहीम इंसान, मतलब जितने भी धर्म है वो सारे जोड़ लिए। और इन्होंने कुछ एक धर्मों की कुछ चीजें उठाई, चुराई, कॉपी की, नकल की। फॉर एग्जाम्पल, कि जब भी किसान के घर दाना होगा तो पहला दाना वो गुरु घर यानी कि गुरुद्वारे में चढ़ाएगा। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला अपनाया और उस फॉर्मूले से किसी की जेब पर, किसी के दिलो दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कहा हर भक्त पहला रुपया, पहला 1 रुपया, कितना? 1 रुपया गुरु के नाम से निकाले। अब क्लेम क्या है कि इनके फॉलोअर्स कितने करोड़ों में हैं। बिल्कुल। ये एक एग्जाम्पल है कि एक आदमी अपनी कमाई का पहला रुपया पहले दिन गुरु को देगा। और जितने भी वहां सत्संग में होता था, नाम चर्चा बोलते थे, नाम चर्चा इसलिए बोलते थे, उसमें जो नया आया है उसको रिक्रूट किया जाता था, उसको उसमें धर्म में शामिल किया जाता था, तो उसको नाम दिया जाता था। तो ऐसे सिरसा आश्रम की ही बात करूं तो एक दिन में तकरीबन 10 लाख लोग आते होंगे। तो 10 लाख रुपया अगर एक आदमी ने 1 रुपया दिया, जबकि लोग ऐसे थे 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए चढ़ाते थे, तो वो कमाई होगी। जी अनुराग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। अगला, जैसे उसमें दिखाया गया है महिलाओं के साथ, जिस मामलों में इन्हें सजा भी हुई है, महिलाओं के साथ बलात्कार और अपराध की जो घटनाएं थी, उस पे बताइए हमें थोड़ा कि क्या सिरसा के डेरे में चलता था। देखिए, ये बहुत नोन, ये जब 2002 में एक ये लेटर एनोनिमस आया और इसका जो है सो मोटो कॉग्निजेंस लिया,
पंजाब हरियाणा कोर्ट ने। तो ये जो फैक्ट था वो पहली बार निकल करके बाहर आया कि डेरे के अंदर इस तरह के कोई काम हो रहा है, और पूरा डिटेल्ड अकाउंट था उसका। छत्रपति एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च भी किया था और उन्होंने अपने पेपर में छापा भी था। बाद में उनका मर्डर हो गया, और अभी मर्डर अभी सब जुडिस है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लेकिन मैं अपने पर्सनल लेवल पे आपको बता सकता हूं कि एटलीस्ट मैं इतने केसेस तो जरूर जानता हूं, 20 से 25 केसेस तो जरूर जानता हूं जहां पे सेम पैटर्न था। और एक तो इतना विभत्स मतलब वो हुआ कि वो लड़की की एज मेरे ख्याल से 14 या 15 साल से ज्यादा की नहीं है उस समय जब उसके साथ में हुआ। और वो उसका ये मतलब जो स्टेटमेंट था कि ही यूज्ड टू बाइट देम, उनके मतलब दांत लगाता था और नेल्स वगैरह डिग करता था उनको वहशियों की तरह। अब इमेजिन करिए 13-14 साल की लड़की कितनी फिजिकली कितनी स्ट्रांग हो सकती है, क्या हो सकती है। और इसको देखिए द वे ही यूज्ड टू फोर्स हिमसेल्फ, राइट। सीबीआई ने भी इस पूरे मामले में कई बहुत एफर्ट किया पता करने का कि भाई ऐसा है कि 300-400 लोगों से करीब, जो व्हाट आई नो, संपर्क किया गया। लेकिन किसी ने फैमिली के प्रेशर से, किसी ने डर से, प्राइमरली जो रीजन आया वो डर था, क्योंकि इसका क्या खौफ था, मरने मारने में बहुत यकीन रखता था और इसके फॉलोवर्स ऐसे थे कि इसके इशारे पे आपको एलिमिनेट करने के लिए तैयार रहते थे। तो जो 2 केसेस भी आए, अगर आप वो लेटर को दोबारा से पढ़ेंगे और देखेंगे कि जिस तरह से इसमें आश्रम में दिखाया जा रहा है या उस तरह से चीजें हैं, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पाएंगे। और बाकायदा जो हॉस्टल्स के, गर्ल्स के हॉस्टल्स हुआ करते थे, वहां पे जो संचालिका कह लें उनको या कुछ और कह लें उनको, साध्वी कह लें, तो बाकायदा नंबर लगता था वहां पे लोगों का। किसी किसी लड़के का नंबर 17 दिन बाद आता था, 18 दिन बाद आता था। तो मतलब एक हर दिन एक नया शिकार ढूंढने जैसी जो इसकी प्रवृत्ति थी। अच्छा सत्येंद्र, क्या आप थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि जो मेंटली इन्हें इस तरीके से तैयार किया जाता था कि बस अब बाबा ही है दुनिया में, उसके अलावा कुछ नहीं है, और सरसा का जो आश्रम है वही हमारा घर है, इसके अलावा इस तरीके से जो तैयार किया जाता था, क्या उसके पीछे तरीका रहता था और कौन इन्हें इस तरीके से ट्रेन करता था? देखिए, जैसा कि अनुराग बता रहे हैं, एक बहुत बड़ी फौज थी, बहुत बड़ी मैनेजमेंट थी। आप शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि आप गए नहीं है। जिसने अपनी आंखों से देखा है वो उसको अगर एक्सप्लेन करे तो मैं आपको बताता हूँ। पहले अभी आपने अनुराग से एक सवाल किया था, आश्रम का जो ट्रेलर आपने देखा है कि उसमें बाबा वो जो लड़की है उसको कुश्ती लड़ना सिखा रहे हैं। तो एक्चुअली ये वीडियो ना स्टिंग करने की जरूरत थी ना कुछ। अभी भी आप YouTube पर जाएं, इस तरह के बहुत सारे एक्चुअल में वीडियो हैं जिसमें बाबा लड़कियों को फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं, लड़कियों को स्विमिंग सिखा रहे हैं, लड़कियों के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत थी। रही बात आपका सवाल दूसरा कि इनको किस तरीके से तैयार किया जाता था, देखिए ये तो भोली भाली लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, मासूम है, सोचने की और बहुत ज्यादा निष्कर्ष पे नहीं निकल सकती। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा उनको 1 घंटे बैठाते हैं, मतलब बाहर खड़ा करते हैं और उनसे कहते हैं बैठ जाइए। वो चारों तरफ देखें कि बैठे कहाँ, ना कोई सोफा है ना कोई कुर्सी है। तो वो चीफ मिनिस्टर जमीन पर बैठते हैं और 1 घंटे बाद बाबा आते हैं तो पूछते हैं कैसा लगा, तो वो कहते हैं अरे बिना एसी के भी ऐसा लगा, बहुत अच्छा, अपने आप ऊपर से कुछ आ रहा है। तो उस माहौल को आप समझिए कि जितने लोग वहां बैठे हैं, जो बाबा के दाएं बाएं के, वो ये महसूस कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर आके कह रहा है कि जी मेरे को तो आके बड़ा यहाँ वो मिला, और जमीन पे बैठकर वो भी। पर वो शायद मजबूरी में कर रहा है कि बाबा को कहीं ऑफेंस ना लग जाए, इसलिए मैं जो बाबा की तारीफ में उनके उसमें। आखिरी सवाल से पहले का एक सवाल कि एक आश्रम सीरीज में मैंने देखा प्रसाद के अंदर कुछ मिलाया जा रहा है, वहां पे वो हलवा रखा था, हलवे के बीच में कुछ ऐसे मिलाया जा रहा है, ट्रेलर में ये चीज है, वहां पे भी कुछ ऐसा होता था? जी, एक्चुअली क्या है कि जो 2007 में हम लोग जब गए थे, जब हम लोग पहली बार, अब शायद सत्येंद्र जी मुझे करेक्ट कर देंगे, फंकी कहते हैं शायद उसको, जो रेसिड्यू होता है, तो फंकी कहते हैं शायद ना सत्येंद्र जी उसको। जी जी जी। हाँ, तो फंकी को रोटियों में मिला करके ये तो मतलब आंखों देखी वाली बात। फंकी क्या होता है, मतलब ओपियम का रेसिड्यू होता है जहां तक विचाई थी। बेसिकली उसको लोकल लैंग्वेज में भुक्की बोलते हैं, जो अफीम का जो वो जो छिलके होते हैं, वो छिलका होता है, उसको चूरा बना लिया जाता है और उसको लोग या तो सूखा पानी के साथ या फिर किसी चीज में मिक्स करके लेते हैं।
और ये सर्व किया जाता था वहां पे, सर्व किया जाता था रोटियों का जो सुबह जो इनका लगता था ना, जो लंगर कह लीजिए या जो भी इनका लगता था, तो उसमें सबको दिया जाता था। और आपके खेतों में जो लोग वहां जाके इन्होंने देखा है, जो वहां के इनके पर्सनल कमांडोज थे या जो उनके खेतों में काम करते थे, आप देखेंगे 12-12, 14-14 घंटे काम तो बिना रुके करते थे। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस किसी बाबा के लिए बना लेना, जैसे उस ट्रेलर में भी दिखता है कि भाई काशीपुर वाले बाबा हैं, कहीं आते हैं वैसे अपना हाथ खड़ा करते हैं, जनता जो है लाहौल हो जाती है सारे। इसी की सिचुएशन राम रहीम की भी ऐसा ही था। तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नेटवर्क खड़ा कर लेना एक समय पे, जिसको कोई चैलेंज ही नहीं कर पा रहा है, ये कैसे मुमकिन हो जाता है बिना किसी फाइनेंशियल और उसकी सपोर्ट? देखिए, पहले शाह सतनाम और या उससे पहले से डेरा के साथ लोग जुड़ते आए हैं, और ये कोई गुरमीत ने इसके लिए कोई जो है, गुरमीत को तो इस बात का बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे डेरा का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा और जैसे जैसे लोगों को लगने लगा कि जब ये चीजें आउटवर्डली, मैंने जैसे आपको पहले भी रिपीट किया था, बाहर आने लगे कि यार बड़े बड़े नेता जा रहे हैं इसके पास में, ब्यूरोक्रेट जा रहे हैं इसके पास में, जर्नलिस्ट जा रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं इसके, सारी चीजें हो रही, तो जाहिर सी बात है लोगों का ही इज ऑल पावरफुल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और आप सत्येंद्र जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वहां पे, कि 60 से मतलब 40 से 50 तो मैं जानता हूँ सीटें जो मैं आपको गिना सकता हूँ जहां पे डेरे का इतना अच्छा इन्फ्लुएंस था, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि खाली एक बात कह देने पे वो स्विंग कर जाता था, पूरा इलेक्शन स्विंग कर जाता था। ये जो पावर थी ना, ये धीरे धीरे इसकी एक्सीड ही कर रही थी। और फिर क्या होता है कि अब आप सिस्टम में होकर के, एक्यूज होकर के भी आपने इतना बड़ा काम कर दिया। 2007 में सिखों की धार्मिक भावनाओं को आपने आहत किया, फिर भी आपका कुछ नहीं हुआ। 2002 में आपने मर्डर कराए, कुछ नहीं हुआ। रेप कराए, चीजें बाहर आई, कुछ नहीं हुआ। कास्ट्रेशन कराए, कुछ नहीं हुआ। तो लोगों को लगता है यार इसका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसे लार्जर देन लाइफ रिएक्शन हो गया ना इसका। बाबा जी का प्रताप अभी 50 से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में फैल चुका है। रजत, इसका जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि दरअसल गुरमीत राम रहीम को डेरा विरासत में मिल गया, एक ऑर्गेनाइजेशन उसको विरासत में मिल गया, छीन लिया जैसे भी। अब इन्होंने क्या किया, उसका कमर्शलाइजेशन सिस्टम किया, उसका कॉर्पोरेट कल्चर उसमें खड़ा किया। जैसा कि आश्रम में भी दिखाया गया है कि भाई यूथ को जोड़ना है। यूथ को क्यों जोड़ना है, यूथ को कैसे जोड़ना है, तो यूथ को यूथ के तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो जो बिजनेस माइंड था वो बाबा का एकदम इसमें पूरे तरीके से निकल के सामने आ रहा है कि 20-18 से जो 30 वर्ष के लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। तो उनके लिए रूबरू नाइट करी, क्योंकि जो यूथ है वो क्लब में जाता है, डांस करता है, गाने सुनता है, लड़के लड़की एक साथ नाचते हैं। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, उस प्लेटफॉर्म की एक फीस भी रख दी, जो ना दे पाए उसके लिए फ्री में भी आ जाए। लेकिन फ्री में भी आ रहे हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी हो रही है, आपको एक जो है कंज्यूमर मिल रहा है जिसके सामने आपकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, आपके प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट हो रही है। वो बंदा कम से कम जाकर 10 लोगों को बताएगा। जो कि इससे पहले के संत थे वो सिर्फ धार्मिक बातें करते थे। गुरमीत राम रहीम को क्रेडिट इस चीज का जाता है कि इन्होंने यहाँ पे राजनीति, बिजनेस, कमर्शियल एक्टिविटीज ये सब जिस तरीके से बढ़ाई, तो वो अपने आप में एक ऐसा चैप्टर था जिसका क्रेडिट सिर्फ राम रहीम को जाता है कि वो इसने डेरे के इस इतिहास में जोड़ा। और यहीं से इसकी सारी जो है सक्सेस स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है। मतलब धर्म के अलावा बाकी सारी चीजें इसने इंट्रोड्यूस की, और शायद उन्हीं का नतीजा था, जो हरकतें थी और सब कुछ था, कि आज वो जेल में है। आश्रम सीरीज के ट्रेलर की तुलना गुरमीत राम रहीम की जर्नी से करें तो कहीं ना कहीं कुछ बातें मिलती जुलती नजर आती हैं। पूरी सीरीज में क्या है ये तो रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। अब देखते रहिए द ललन टॉप।